तो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब है Al फॉर एल्डिहाइड एंड OL फॉर अल्कोहल। क्लियर? जहां पे ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो और वो कुछ कंडेंस्ड करके बना रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या क्या जरूरी है इसके लिए? एक तो इसके लिए अल्फा कार्बन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। और अल्फा कार्बन मस्ट बी अटैच्ड। अल्फा कार्बन भी किसी तीसरे कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। मान लो ये ग्रुप है, यहां पे इसको बोल देंगे अल्फा कार्बन, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अटैच्ड होना चाहिए। ये इसकी दूसरी शर्त है। और कहां कहां हो सकता है? कीटोन में हो सकता है, साइनाइड में हो सकता है और नाइट्रो में हो सकता है। क्लियर? दो तरह के हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एक सिंपल या जिसको सेल्फ भी बोलते हैं, और एक क्रॉस, है ना। अपन दोनों एक एक करके समझेंगे बढ़िया से। यहां पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये एल्डिहाइड है, ये CHO ग्रुप है ना, ये वाला। और यहां पे सेकंड कंपाउंड एल्डिहाइड है। आपको दिख रहा हो तो ये दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पे थोड़ा H एक्सटेंड करके लिख दिया है ना, क्योंकि ये ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है ना। ये जाएगा आगे प्रोसेस में। फिर हमने NaOH और एक्वस में उसको डाल दिया तो अपने पास ये एल्डोल प्रोडक्ट आया। और फिर हमने वाटर एलिमिनेट किया तो यहां पे अपने को क्या मिल गया? डबल बॉन्ड विद एल्डिहाइड, जिसको हम अल्फा बीटा, है ना। देखो यहां पे ये ग्रुप है तो इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। दीज आर अनसैचुरेटेड नाउ, डबल बॉन्ड है ना, तो इसको ये भी बोलते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। या इसका एक और नाम भी है जो मैंने शुरुआत में कॉमन नेम में बताया था, अगर आपको याद हो। हाँ जी, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्लियर? और ये एलिमिनेशन कैसे हुआ है भाई? कोई भी कंजुगेट बेस ले लो, उससे भी आराम से एलिमिनेट वाटर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, मतलब इसके पीछे की मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं सिंपल एल्डोल की। अपने को याद है कि हमने NaOH लिया था शुरुआत में, तो वो क्या करेगा? एक तो सोडियम आयन में टूटेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन में। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इस आयन पे आके अटैक करेगा, है ना। ये आया हाइड्रोक्साइड आयन और यहां पे इसने क्या बना लिया? H2O। ठीक है, H2O बना लिया और हमने वो एलिमिनेट कर दिया। अब क्या होगा? इस कार्बन के पास तो कमी आ गई भाई, तो ये क्या करेगा? ये इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा, ये चीज यहां चली जाएगी और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे कार्बन आयन भी बन जाएगा, है ना। तो ये भी किसको फॉलो कर रही है? कार्बन आयन मैकेनिज्म। पहली डिकार्बोक्सिलेशन, वो भी कार्बन आयन मैकेनिज्म पे है। एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल कार्बन आयन रिएक्शन पे है। इसके बाद क्या करना है अपने को? ये आपने को याद हो रिएक्शन में जस्ट 2 मिनट पहले लिखा था, वहां पे 2 मॉलिक्यूल थे, उनमें से किसी एक को हमने हाइड्रोक्साइड की मदद से किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्ब एनायन में। अब ये बेचारा तड़प रहा है कि इससे कोई बॉन्ड बना ले। यहां पे ये अनस्टेबल है ना, चार्ज तो स्टेबल नहीं होता कभी भी। अब इन्होंने क्या किया? यहां पे बॉन्ड बना लिया इसके साथ, है ना। ये हाइड्रोजन, ये इसी के साथ है ऑक्सीजन, और इस तरह से इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। ठीक, अब बॉन्डिंग तो कर ली, अब क्या करा? यहां से हमने बाहर से H+ दिया, H+ दिया तो ये OH ग्रुप मिल गया अपने को। फिर हमने क्या किया? यहां से अगेन वाटर एलिमिनेट कर दिया। कैसे? ये CH2 दिख रहा है अपने को, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, है ना। तो ये H2O यहां से निकाल दो, क्या मिल जाएगा? ये वही अगेन, ये अल्फा, ये बीटा, तो इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हाँ जी, एल्डिहाइड। और इसका एक और नाम है, बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है लेकिन याद कर लीजिए फिर भी,
कोई भरोसा नहीं है एंट्रेंस वालों का, है ना। क्रोटोन एल्डिहाइड। क्लियर। चलते हैं क्रॉस एल्डोल की तरफ। आगे चलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने पूरी पूरी कोशिश की सिंप्लीफाई करने की, समझ जाओगे आप। यहां पे क्या है, एक मॉलिक्यूल तो है इथेनॉल का, दूसरा यहां पे इथेनॉल, 2 इथेनॉल और 2 ही प्रोपेनॉल। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है कि पहले हमने इनकी सेल्फिंग करवाई थी, है ना भाई, 2 मोल लिए थे। यहां पे हर तरह से प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ भी होगा क्रॉस भी होगा। मैकेनिज्म इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, तो मैं इसी में बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पे देखिए ए प्रोडक्ट मैंने बताया है कि जब ये 2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप अभी देख के आए हो भाई, ये ग्रुप है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। मैंने शुरुआत में बताया था कि 2 चीजें चाहिए होंगी, क्या, एक तो अल्फा हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन, है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहां हो गया, यहां आके शिफ्ट हो गया, ठीक। इसको अपन क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। याद है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में बताया था। वैसे ही फिर यहां से अपने को वाटर, ये CH2 है ना, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं ये, और यहां से ये वाटर एलिमिनेट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये अगेन वही क्रोटोन एल्डिहाइड। याद हो तो, अब तो क्रोटोन एल्डिहाइड याद होगा यार, ठीक। अगर ये बी प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों के बीच में बन रहा हो तब भी वही कहानी है। बस यहां पे ये छोटी सी बात ध्यान रखना कि अपने को लेना अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना, बीटा नहीं लेना। तो इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, सही लिखा था वैसे, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए, इजी तरीका करने के लिए, CH2H और CH3। अपने को ये वाला हाइड्रोजन चाहिए, ठीक। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड यहां टूटेगा और ये जाके इस पे जुड़ेगा, ये तो बन गया OH ग्रुप। यहां पे क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। क्लियर। अब यहां पे आप अगर देख पा रहे हो तो यहां पे CH2 है ना, ये थोड़ा मैं सही लिखता हूं, रुक जाओ, वही तो बात है। अब यहां से ये H2O निकाल दीजिए, ये बन गया आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो C और D प्रोडक्ट देख लेते हैं। C प्रोडक्ट कैसे है, 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ प्रोपेनॉल। यहां अगेन वही केस, थोड़ा ठीक से लिखने की कोशिश करता हूं, CHO CH2, ये CH2 और ये CH3। इसको थोड़ा और ठीक करूं तो कार्बन, ये ठीक। यहां पे बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, यहां पे क्या लिख देंगे, 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, ये चला गया वहां पे। अब यहां देखिए, थोड़ा सा सही तरीके से लिख दूं ताकि आप आसानी से देख सको। अब ठीक है, यहां से देखिए ये H2 निकल जाएगा। क्लियर, H2 निकलने के बाद ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये आपका 3rd एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। 4th देखें, 4th में भी यही कहानी होगी। अब तो समझ में आने लगा होगा, अब तो आपने खुद भी कर लिया होगा जहां तक है, हाँ जी पता था मुझे। यहां पे देखिए CH2 कर दूं, ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहां शिफ्ट होगा, क्या लिखेंगे, 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। यहां पे अगेन ये लिख सकता हूं मैं, ये H2O एलिमिनेट कर दूं, यहां से H2O एलिमिनेट कर दूं, और ये आ गया मेरा D प्रोडक्ट, 4th एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अभी तक, ठीक। आगे चलते हैं।
इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज बेंजीन एल्डिहाइड, जैसे हमने भी क्रॉस कंडेंसेशन पढ़ी, क्रॉस एल्डोल, तो उसमें क्या था, एक तो इथेनॉल था, एक प्रोपेनॉल था। अगर उनमें से एक रिएक्टेंट बेंजीन एल्डिहाइड हो जाए तो रिएक्शन एक और नेम रिएक्शन बन जाएगी, जिसको क्लासेन शिचमेट रिएक्शन कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासेन शिचमेट कंडेंसेशन। क्या है? बेंजीन एल्डिहाइड है। यहां पे अगेन काम प्रोसेस पूरा वही है, मैकेनिज्म पूरी वही है। डबल बॉन्ड टूटा, यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन है 2, यहां पे गया, ये अगेन 1 2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, यहां पे CH2 है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, यहां से मैं H2 निकाल दूं, कंडेंस कर दूं और ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या नाम है इसका? आपको शुरुआत में याद है तो कॉमन नेम में बताया था कि डबल बॉन्ड के साथ फिनाइल जोड़ा हो तो हम उसको सीनम के नाम से जानते हैं, और मैंने यही कंपाउंड लिखवाया था। क्या बोलेंगे उसे? सिनेमैल्डिहाइड। याद करो जब IUPAC और कॉमन नेम बताया था, ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है, ये होगी एक अपनी नेम रिएक्शन। एक और नेम रिएक्शन पे पढ़ते हैं जो कि कार्बन आयन मैकेनिज्म पे फॉलो करती है। कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में एक रिएक्टेंट ये एक ये, यहां पे क्या हो रहा है, ये अगेन कंडेंस्ड हो रहा है, H2O निकाल दो। मेरे ख्याल से अब तक आपको कंडेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। रिमूवल ऑफ वाटर कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता ही है ना। तो यहां से निकलेगा तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से से आके जुड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, खुला चल रहा है भैया काम। अच्छा, यहां पे देखिए ये 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है, 2 मोल है ना, ये एक एरा कंसेंट्रेटेड NaOH कंसेंट्रेटेड में डाल दिया तो यहां पे एक तो आयन बन गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और क्या बन गया? अल्कोहल। एक तो यहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल, यहां पे ऐसे भी मार्क कर लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और एक चीज और देखिए, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कि डिसप्रोपोर्ट रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्ट रिएक्शन कौन सी होती है? जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। आपको दिखाता हूं कि यहां पे देखिए, यहां पे इस कंपाउंड से ये बनने में यहां पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और इस कंपाउंड से यहां पर बनने में क्या हुआ है? रिडक्शन। देखिए, ये एक फॉर्मेल्डिहाइड से मीथेनॉल बनने में यहां पे देखना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बड़े हैं ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको एक बार बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो, ऑक्सीडेशन 2 तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से ऑक्सीडेशन। क्या क्या? एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे तो देखो सीधा सीधा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, और रिडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे देखना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हो रहा, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जरूर हो रहा है ना। तो ये कैसा एग्जांपल है? स्टार लगा के लिख लीजिएगा, डिसप्रोपोर्ट रिएक्शन। ये आपने रेडॉक्स में पढ़ी होगी 11th में 8th चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। उसमें हमने क्या लिया था कि 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, और कंसंट्रेटेड NaOH होगा। भैया NaOH का तो एक ही काम है, Na+ और OH नेगेटिव में टूटना, सिंपल। अब ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब OH कैसे एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल? मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बताया है कि न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वही होंगे। कैसे डिनोट करते हैं? बताया हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिव किस पे बोलते हैं? जैसे Cl नेगेटिव है तो उसके मतलब क्या? उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, अरे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने को, ये तो बताने जा रहा है। ऐसे ही यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे पहला जो स्टेप होगा वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जस्ट एडिशन, नथिंग और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके साथ ये OH आगे जुड़ गया बस, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल एज इट इज है, ये दिख रहा होगा आपको, HCHO ही तो है, HCHO, सिंपल। अब क्या करवाना है इन दोनों पे?
हाइड्राइड आयन का अटैक करवाना है। कंसंट्रेट का मतलब वहां पे है ना, तो अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन, ये वाला स्टेप क्या होगा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, स्लो स्टेप है ये, ठीक है, ये स्लो स्टेप है, उसी को बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो थोड़ा और वेट कर लें, मुझे थोड़ा भी समय लगेगा। या आप एक बार केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी से रीड कर आइए तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन का अटैक करवाया तो ये वाला बॉन्ड तो टूट गया यार, यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यही तो है यार, CH3OH अल्कोहल। और यहाँ पे हाइड्राइड का अटैक करवाया तो देखना HCO डबल बॉन्ड फिर से स्टेबलाइज हो गया, और OH ये रहा, यहां से हाइड्राइड निकाला है। भाई वो हाइड्राइड आयन आया कहां से, यही से तो करवाया है एक्ट। यहां पे कह सकते हैं 1-2 हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे क्या बन गया, ये इसको हमने जो बचा हुआ हमारा सोडियम वाला पार्ट था यहां से उससे रिएक्ट करवाया तो ये अपने को क्या मिल गया, आयन मिल गया, कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर, ये तो है HCOO नेगेटिव Na, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन है। अब इस रिएक्शंस की कुछ खास बातें हैं जो सीधी सीधी एंट्रेंस में धड़ल्ले से पूछी जाती हैं। क्या क्या, कि रेट किस पर डिपेंड करेगा, एल्डिहाइड का स्क्वायर हो, 2 मोल ले रहे हो तो स्क्वायर, या फिर OH का 1 और 2, ये कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, या तो 1 या 2 पे डिपेंड करेगा। आपने को पता होगा ना, रेट जो होता है पावर एडिशन ऑफ पावर होता है ना। तो रिएक्शन में भी थर्ड और फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड देखो यहाँ पे 2 तो है फिक्स है, लेकिन यहाँ पे 2+1 हो सकता है, 2+2 हो सकता है, यानी कि 4 आ सकता है, 3 आ सकता है ना। तो थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है और फोर्थ ऑर्डर भी हो सकती है ना। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट करें तो यहां से दे सकते हैं, है? और स्लो स्टेप H+ आयन ट्रांसफर, हाँ स्लो स्टेप में जो H+ आयन ट्रांसफर हो गया था, और लेसर बल्कि एसिड बनेगा। लेसर जो बल्कि है ना, कम बल्क वाला है, वो एसिड बनेगा, और जो मोर बल्कि है वो अल्कोहल बनेगा। देखो यहां तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा मोर बल्कि, दोनों के पास एक एक कार्बन है, एक एक आयन है सबके पास। फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर फंसा दिया जाए ज्यादा बल्कि और कम बल्कि में, ज्यादा कार्बन वाली चेन में, तो ध्यान रखिएगा जो कम वाला है ना वो एसिड बनेगा, ज्यादा वाला अल्कोहल बनेगा। अब चलते हैं, 2 छोटे छोटे और टॉपिक हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, जानता हूं आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जरूरी है क्या, कि यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है, इनमें भी क्रॉस कैनिजारो हो रहा है, और यहाँ पे वो लेसर बल्कि वाला कोई रूल नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मोर बल्कि और अल्कोहल है, तो क्रॉस कैनिजारो के अलग रूल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में से निकालने में क्या जाता है यार। वही अगेन OH का अटैक, सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही, कोई इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे भी वही है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, कई बार ना इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कैनिजारो रिएक्शन में जा सकता है कि नहीं। अगर इस तरह का मिल जाए तो आंख मीच के मना कर दीजिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, लेस से भी लेस स्टेबल होता है। ठीक, इस वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस लगा देना। इंटरमॉलिक्यूलर में एक बहुत ही फेमस है ग्लॉक्सल, है ना। ग्लॉक्सल से यहां पे कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाता है, पूरी तरह से टूटता नहीं है। ऐसे ही यहां पे पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे 50% है और पूरी तरह से रिएक्शन हो भी नहीं पा रही है, लेकिन बताना जरूरी है कि इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में कैसे हो रही है। देखो एक आयन पूरा हो गया एसिड में कन्वर्ट और दूसरा अल्कोहल में, है ना, सेपरेट नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, और ऐसा ही यहां पर हो रहा है। क्लियर, रिएक्शन इंटरमीडिएट का टॉपिक चल रहा था, अपन कार्बोकैटायन कार्बो एनायन कवर कर चुके हैं। अब बारी है फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल क्या होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो उस पर कोई चार्ज ना हो पॉजिटिव या नेगेटिव का, और उस पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हो, न्यूट्रल पड़े हो, है ना, न्यूट्रल विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जैसे कि इसमें है, यहां पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वैसा ही है जैसा कि कार्बोनाइन में था, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। क्लियर? कुछ एग्जांपल देख लीजिए इसके। यहां पे इन दोनों में से बताना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूंगा भैया ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे है ना CH2 में यहां पे आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये वाला जो क्लेवेज है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी बजाय इसके, है ना। ये मोर स्टेबल है ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इतनी ज्यादा नहीं होती है तो आराम से वो क्लेवेज कर देगा, यहां पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे जब रेजोनेंस में जाएगा ना तो यहां पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड करेक्टर मिल जाएगा इसको, जो कि तोड़ना आसान नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बिन में क्या होता है कि हम कोई कार्बन से अटैच्ड बॉन्ड को तोड़ के कुछ ऐसे लोन पेयर इकट्ठे कर लेते हैं, है ना, कुछ ऐसे लोन पेयर, यानी कि दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑक्टेट। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस का ना नेगेटिव का, यहां पे क्या है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसके ऑक्टेट में। उन्हें हम कहां ले जाएंगे? कार्बिन मैकेनिज्म में। समझ में आ रही है बात? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, यहां पे CF2 है, CCl2, CBr2 और CH3। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछो तो ये है? भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हाइड्रोजन। क्लियर? 2 तरह के कार्बिन रिएक्शन मिलेंगे अपने को पूरी ऑर्गेनिक में, एक तो सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर? आगे है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। ये टॉपिक बोर्ड के लिए कतई नहीं है, ये कभी कभी एंट्रेंस में पूछा जाता है, बहुत रेयर चांसेस हैं, करवाना जरूरी है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा कि यहां पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इनर ऑर्बिट में आ जाएंगे, और यहां पे स्पिन क्या होगी, अगर मैं इनकी देखूं तो ये -12, ये +12, ये -12, ये +12, तो जो इनकी नेट स्पिन आएगी वो 0 आएगी। और यहां पे हाइब्रिडेशन क्या होनी है? sp2, और ये एक्ट करेगा एज लुईस एसिड। आपको याद हो, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि लुईस एसिड और लुईस बेस डिस्क्राइब किए थे अकॉर्डिंग टू लोन पेयर, है ना। तो लुईस एसिड ने कहा था कि जो एक्सेप्ट कर सके एसिड लोन पेयर के ग्रुप को, और बेस जो लोन पेयर डोनेट कर सके, ये एक्सेप्ट कर सके, जो एक्सेप्ट कर ले लोन पेयर और जो ये डोनेट कर दे लोन पेयर, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये डोनर होना चाहिए था, नहीं, ये डोनेट कर देगा तो ये वाली स्पीशीज बची हुई अनस्टेबल हो जाएगी। दिस स्पीशीज कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव्स एज लुईस एसिड, दैट्स इट। क्लियर? ऐसा यहां पे ट्रिपलेट कार्बन में यहां पे पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो यहां पे कुछ नेट स्पिन होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर? इसमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा, कभी कभी यहां से ये हाइब्रिडाइजेशन और लुईस एसिड और लुईस बेस पे अपन ये स्ट्रक्चर देख के समझ जाते हैं कि ये लुईस बेस है, लोन पेयर डोनेट करेगा। गलत, ये हमेशा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि ये दे सके 2+ कर सके, कार्बन 2+ कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। यहां पे क्या है, एक तो फिनॉल लिया हुआ है, फिनॉल में क्या डाला है? क्लोरोफॉर्म, उसमें NaOH और KOH। एक चीज ध्यान रखना, नेम रिएक्शन में टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो आपको याद करना पड़ेगा, नेम रिएक्शन में कोई चॉइस नहीं है। तो यहां पे क्या बनेगा? ओ सैलिसैल्डिहाइड, है ना, ये, या कह सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। भैया IUPAC मत भूल जाना तुम साथ साथ,
क्या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म समझने की जरूरत है, वो देख लेते हैं। चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में क्या है कि यहां पे हमने शुरुआत में NaOH लिया था, या KOH ले लो, बात फर्क कुछ नहीं पड़ना। NaOH स्प्लिट करेगा Na+ और OH नेगेटिव में। अब उसके बाद क्या होना है कि जो OH नेगेटिव है और हमने जो दूसरा क्लोरोफॉर्म लिया है, ये जाके उस पर अटैक करेगा। अटैक करके यहां से क्या निकाल देगा? H2O। ठीक है, H2 एलिमिनेट कर दिया तो ये बन गया। यहां से हमने एक स्टेप में एक Cl और निकाल दिया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये कार्बीन बन गया। अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि मैं कौन सी चीज कहां पे किस वजह से करवा रहा हूं। जो मैकेनिज्म जहां पे है उससे रिलेटेड मैं सारी रिएक्शंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि याद रख सके, है ना। तो यहां पे कार्बीन आ गया। अब फिनॉल को फिनॉल वैसे तो कम रिएक्टिव रहता है, लेकिन अगर फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो क्या करेंगे, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को यहाँ पे जो हमने कार्बीन बनाया था उसका अटैक करवाया तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन गया ये वाला। उसके बाद यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख सकते हो 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। देखिए एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है, बीच में एक भी टूट गई तो समझ आना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली कहता हूं मेरे लेक्चर 1 से लेकर फॉलो कीजिए, तभी कुछ समझ में आएगा। क्लियर? फिर यहां से 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2 NaOH लिए तो यहां से कुछ इस तरह से बन गया, ये 2 OH आके जुड़ गए और यहां पे इस स्टेप में हमने 2 Cl निकाल दिए। अब क्या हुआ, अब यहां से हमने वाटर एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि यहां पे क्या मिल गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और उसको हमने H+ दिया तो यहां पे OH बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर? ये मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बीन ध्यान रखना कि रीमर टीमन रिएक्शन में कार्बीन इंटरमीडिएट फॉलो होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह की रिएक्शन होती हैं और अपने को एक एक करके सारी डेप्थ में स्टडी करनी है। क्लियर? तो पहली टाइप की रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब यार किसी को हटा के आप बैठ जाओ, तो आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक में 2 तरह की SN1 है, SN2 है, SNAR है ना, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर और एरोमेटिक। एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन है, बीटा एंड गामा। बीटा में 3 तरह की हैं, E2, E1 एंड E1CB, इसके बारे में बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और लास्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कंप्लीट होने के बाद आपकी 50% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं न्यूक्लियोफाइल कई बार बता चुका हूं। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसके जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंपल। तो यहां पे ये है लिविंग ग्रुप, इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये इसको हटा के खुद बैठ जाना। यहां पे अगेन सिग्मा बॉन्ड बना और ये लिविंग ग्रुप बाहर। क्लियर? ठीक। अब लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितना कम बेसिक होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जितना बड़ा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। समझ में आ रही बात? तो जितना बड़ा होगा उतना आसानी से हट जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड वीक होता जाएगा, और बेसिसिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब उसी बेस पे इनमें मुझे बता सकते हो क्या, एक बार पॉज करके अपने कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा क्या आंसर होगा। कर लिया? ये आंसर होगा। एक चीज और बताता हूं, जिंदगी में बहुत काम आएगी, कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। ये चीज ध्यान रखना। स्टेबिलिटी,
कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, है ना। अभी अगर मैं आर का साइज तो यहाँ पे फिक्स है, आर का साइज तो यहाँ पे फिक्स है। अब आयोडीन तो बहुत बड़ा है, तो ये अनस्टेबल होगा, तो सबसे जल्दी ये निकलेगा। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। क्लियर। यहां पे क्या होगा, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा। इनका साइज, इसका साइज तो सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा ये, तो ये क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप, और ये पुअर लिविंग ग्रुप। ये तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यार, ये तो वैसे चिपक के बैठा रहेगा उससे। देखें अल्कोहल के केस में। अच्छा एक बात बता दूं, जो OH है ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कम नहीं है, ज्यादा है ना। बेस में हम ये तो देखते हैं NaOH है, KOH है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ये, है ना। H+ का अटैक करवाया, यहां पे क्या बना, H2 इंटरमीडिएट बना, यहां से H2 एलिमिनेट किया तो क्या मिल गया अपने को, एल्केन, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे थोड़ी और बात कर लेते हैं अभी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कि रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कि जिस रेट से, रेट क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस रेट से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक काइनेटिक टर्म है, अपन काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं ना, हाफ mv², उसी तरह की एक टर्म है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको स्टार लगा के लिखने हैं अलग से, अपने रूम में बेड के साइड में कहीं भी दीवार पे चिपका दीजिए कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा ना, वो हमेशा बेटर, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बजाय उसके विदाउट नेगेटिव वाली साइन के। जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव है, यहाँ पे H2 है, दोनों में OH है, लेकिन दिस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ये बेटर होगा, ये इससे बेटर होगा, और ये इससे बेटर होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अलोंग पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोल रहा है कि अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड मतलब जैसे हम चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, इसको बोलते हैं अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड चलेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर पैरेलल। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हमारी पैरेलल है, जैसे कि सबसे अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सॉरी। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही है और बेसिसिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। एसिडिक में इसका उल्टा हो जाएगा, एसिडिक में दीज आर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HF होगा। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर अलोंग द पीरियड पैरेलल रहता है, सेम रहता है। अच्छा, फॉर सेम डोनर एटम और मोर बल्कि बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगर सेम डोनर है, मान लो कोई भी एक सेम डोनर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेम डोनर है, यहाँ पे सेम डोनर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोर बल्कि बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब इनमें ज्यादा बल्कि कौन सा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हम यहां 2 तरह के सॉल्वेंट पढ़ेंगे, एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दोनों का मतलब क्या है समझते हैं। पोलर प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर दे इजिली, है ना, जो सॉल्वेंट आराम से प्रोटॉन को रिलीज कर दे। और पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन सॉल्वेंट, जो प्रोटॉन रिलीज ना करे। क्लियर। तो यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट समझते हैं पहले कौन कौन से हैं। H2O है, अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब जैसे कि NaF है और इसको हमने पानी में डाल दिया तो ये इस तरह से आयन में टूट जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि ये स्टेबलाइज कैसे होगा। ये सोडियम आयन है, ये क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल से, ये आयन है और ये एक डाइपोल है। डाइपोल है कि नहीं, देखो ये H, ये इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, है ना। तो देखना ये डाइपोल क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला आयन जो है स्टेबलाइज हो जाएगा कि कैटायन स्टेबलाइज ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन से
ये स्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि जो कैटायन है, सॉरी जो एनायन है, एनायन क्या करेगा, इन केस ऑफ ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहां पे क्या कर लेगा, पानी से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा। क्लियर? तो एनायन कैसे स्टेबलाइज होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज और कि मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ही कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। लिखा हुआ है मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन लेसर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। जितने अब स्टेबल जितना होगा एनायन, अब वो जब पहले ही स्टेबल है तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसी और को डोनेट करे, तो उतना कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, इतना वो कम रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज से। क्लियर? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। ये ऑर्डर जो है अभी लिखने वाला हूं मैं, ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट के लिए है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, कंफ्यूजन मत पाल लेना। ठीक, यहां पे देखना है अपने को पोलर प्रोटिक सोलवेंट में किस तरह से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कुछ खास फर्क है ही नहीं, हमें ये देखना है कौन आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब यहां पे देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम, ये उससे कम, उससे कम, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये ऑर्डर होगा किसका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। बोलो। अब बात आती है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की गैस फेज में। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन से आते हैं, एसीटोन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जिसको डीएमएफ के नाम से भी जानते हैं, और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जिसको डीएमएसओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलेज हैं। ठीक, अब यहां पे मैंने NaF को डाल दिया किसमें, ये क्या है, एसीटोन। ठीक, एसीटोन में डाल दिया तो जो हमारा कैटायन है वो तो स्टेबलाइज हो गया किससे, ये फिर से आयन, ये क्या बन गया, डाइपोल। देखो ना डाइपोल बना कि नहीं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बन गया डाइपोल, ये बन गया डाइपोल। तो यहां पे तो ये किससे स्टेबलाइज होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहां पे एनायन स्टेबलाइज नहीं हुआ क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाई, पानी थोड़ी है, एसीटोन है ना भाई, हाइड्रोजन साथ बनाता लेकिन यहां पे नहीं बन पा रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां पे एनायन अनस्टेबल है। ठीक, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं किसमें, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब यहां की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां क्या होगा, जितना एटम या जो हमारा एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर शो करेगा। जैसे कि यहां देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, वहां पे हम ये देख रहे हैं कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, या जिसका जो एनायन लेस स्टेबल है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? बात करते हैं SN2। SN2 क्या है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और रिएक्शन कैसे, ये मान लिया कोई कंपाउंड है ना, यहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। ठीक, क्या हुआ, यहां पे बन गई एक ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट, दिस इज ओनली ट्रांजिशन स्टेट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपकी मम्मी, ये है मम्मी, ये है मम्मी, ये मम्मी कहां जा रही है, मार्केट, और ये है आपकी गर्लफ्रेंड। क्लियर? अब जैसे मम्मी मार्केट जा रही है, जैसे जैसे मम्मी निकलती जा रही है वैसे वैसे गर्लफ्रेंड घर में आती जा रही है। ये घर है, ठीक है, अरे समझ लो यार, कैसे भी समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी मार्केट जा रही है, इधर से गर्लफ्रेंड घर में आ रही है ना। जैसे ही मम्मी पूरी मार्केट में पहुंची वैसे ही गर्लफ्रेंड पूरी घर में, यही तो करते हो। अरे मजाक कर रहा हूं, कंसेप्ट समझे ना कि यहां पे कहीं इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे 5 बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता, 1 2 3 4 और 5 नहीं बना सकता, है ना। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, यहां से हमने
लिविंग ग्रुप, ये क्या है, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया और ये क्या बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप है भैया, एक झटके में ये पूरा प्रोडक्ट बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, केवल ट्रांजिशन स्टेट है। रेट हम केमिकल काइनेटिक्स से थोड़ा बहुत जोड़ने की कोशिश करते हैं। रेट कैसे होता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर होती है ना, उससे निकलता है ऑर्डर। तो यहां पे देखना आर, ये मतलब आर और एक्स, ये तो आर, ये अल्काइल ग्रुप, ये नहीं तो, अरे भैया अल्काइल ग्रुप ही तो है कार्बन का, तो आर एक्स की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, तो ये कौन सी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में एक बार देखिए, ये केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट है भाई, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट ना 1,2 हाइड्राइड है, ना 1,2 फिनाइल अरेंजमेंट है, ना 1,2 मिथाइल अरेंजमेंट है, ना रिंग एक्सपेंशन है, ना ही रिंग, कुछ भी नहीं है ना पांचों में से, ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं है और कंप्लीट इन्वर्जन। भैया जिस दरवाजे से मम्मी गई थी उस दरवाजे से गर्लफ्रेंड आएगी तो जूते पड़ेंगे ना, जिस दरवाजे से गई उसके पीछे दरवाजे से आया ना, यानी कि यहां से मम्मी जा रही है तो पीछे से गर्लफ्रेंड आए, यानी कि ये वाला ग्रुप यहां से निकला तो इस वाली जगह पे, यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है ना, इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहां से निकला और यहां के जुड़ गया, ऐसा है ना। तो कैसा है कंप्लीट इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह कॉन्फ़िगरेशन होती है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, रिटेंशन और इन्वर्जन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, एक नाम और बड़ा फेमस है क्या, वार्डन इन्वर्जन। क्लियर। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ वीक सिग्मा बॉन्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ वीक सिग्मा बॉन्ड। समझने की कोशिश कीजिए, पहले कार्बन एक लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक्स जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे कोई हेलोजन भी हो सकता है। अब हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना, वहां पे वो बॉन्ड वीक होगा, बजाय किसके, न्यूक्लियोफाइल जो कि डोनेट करने आ रहा है, भैया मेरे पास तो पड़े, तू ले जा, तू बॉन्ड बना, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते भैया तू पढ़ाई कर, पैसे की चिंता मत कर, है ना, वो वाली चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एट द कॉस्ट ऑफ वीक सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। अच्छा, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी यहां पे 0 है। एंट्रोपी के लिए आपको थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट आना चाहिए, आपने ये चीज देखी हो इक्वेशन कहीं पे, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, है ना, गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टी टेम्परेचर होता है, और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। तो यहां पे डेल्टा जो एंट्रोपी चेंज है वो 0 है, यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, सीधी सीधी एंथैल्पी पे। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होती है, मतलब कब होगी नेगेटिव, जब एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। और एंथैल्पी कब नेगेटिव होती है, कब होती है, कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, है ना, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ बनता था ना, अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते थे, यहां से चला और यहां पे ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, यहां इतनी एनर्जी उन्होंने ये वाली एनर्जी रिलीज कर दी, है ना, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी है। क्लियर। फेवर करेगी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को, डीएमएफ, डीएमएसओ, एसीटोन, अभी जस्ट बता के आया हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा, अब ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप वो काम करेगा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में था। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या कंसेप्ट था कि जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा भाई, मतलब जो जितना अच्छे से डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं थी वहां पे, याद हो तो, है ना। तो यहां पे देखना ऑर्डर क्या होगा, ये भाई, यहां पे वही वाली बात है कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, ये चीज एप्रोटिक में पूरी फॉलो करेगी, है ना। तो ये ऑर्डर होगा किसका, लिविंग ग्रुप का। ये सबसे पहले छोड़ेगा, फिर ब्रोमीन छोड़ेगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अच्छा, लेसर द बल्की ग्रुप मोर इजिली अटैक। अरे भैया मैंने एक एग्जांपल दिया था एक पिछली शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में, कि आपको बोला जाए कि एक ग्राउंड में एक बॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल मान लो, और आपको वो उठा के लानी है, ग्राउंड खाली है, कोई नहीं है, तो क्या होगा, आप आराम से जाके ले आओगे।
वही मैं कहूं कि हजारों की तादाद में वहां पे भीड़ है और अब आपको बॉल उठा के लानी है, पसीने छूट जाएंगे भाई साहब, जैसे मेरे आ रहे हैं भी, है ना। तो क्या होगा कि लेसर बल्कि जितना कम बल्कि होगा, यानी कि ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है यार, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी होगा। 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा ये भाई साहब, फिर ये और फिर ये क्रॉस नहीं है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। एनसीईआरटी सीधा लिख देती है। बाकी कंसेप्ट ये है कि लेसर बल्कि ग्रुप मोर इजिली अटैक। क्लियर। नेक्स्ट है SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब अब यहां पे क्या है, ये तो वही मॉलिक्यूल है, यहां पे हमने जो लिविंग ग्रुप उसको निकाल दिया, अब यहां पे बन गया कार्बोकैटायन और यहां पे भैया इंटरमीडिएट बन गया। दिस इज नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब क्या होगा, अब इस साइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब यहां 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, इन्वर्टेड और रिटेंशन। इन्वर्टेड मतलब उल्टी जगह पे लग जाए जहां पे पहले वो लगा था, और रिटेंशन मतलब वही लग जाए जहां पे पहले लगा हुआ था लिविंग ग्रुप। समझ पा रहे हो, रिटेंशन मतलब रिटेन कर लेना वही चीज, है ना। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बातें पूछी गई हैं AIPMT 2015 में, क्या कि 100% रेसिमाइजेशन नॉट पॉसिबल बीन इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज स्लाइटली मोर देन। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा रिटेंशन से, देन रिटेंशन प्रोडक्ट ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहां पे जब यहीं पे तो लिविंग ग्रुप है, अरे बन जा भैया, यहीं पे तो लिविंग ग्रुप है और यहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पे दोनों मेल के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बनेगा, ये वाला थोड़ा ज्यादा बनेगा। ऐसे ही क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, वैसे तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। एक में कार्बोकैटायन, वैसे अगर रीअरेंजमेंट हुई तो मल्टी स्टेप भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली केस में 2 स्टेप रिएक्शन ही मिलेगी। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है, कई बार हो सकता है कि जहां पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हो वहां पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा हो और उसी मॉलिक्यूल में कहीं और टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, मानते हो। और रेट कैसे निकालोगे, रेट इसका R, ये तो है RX की पावर 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोला था अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेना। और पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को फेवर करेगी, याद है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यानी कि H2O अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे जो ऑर्डर है वो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन फॉलो हो रहा है। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती तो ये इसको फॉलो करता स्ट्रिक्टली, लेकिन अब यहां पे इसको तोड़ा जा रहा है आराम से और उसके बाद कार्बोकैटायन स्टेबलाइज किया जा रहा है, तो इसका फाइनल ऑर्डर यही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आती है बात एंट्रोपी की। एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है भैया, जैसे SN1 की ऐसे SN2 की, यहाँ पे डेल्टा S कुछ नहीं है, तो ये एक्सोथर्मिक होगी तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, हाँ ये चीज क्लियर है। अच्छा, ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, यहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी बढ़िया मैकेनिज्म चलेगी ना भैया। तो सबसे स्टेबल कौन सा होता है कार्बोकैटायन, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो सोच क्या रहे हो, ये टर्शरी है कि नहीं है, ये सेकेंडरी है कि नहीं है, ये प्राइमरी है कि नहीं है, अरे यार क्या बात कर रहे हो। पार्शियली रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। मिक्सचर था ना यहाँ पे, रिटेंशन भी था इन्वर्जन भी था, है ना। नोट डाल के एक चीज लिख लीजिए कि प्राइमरी रिएक्शन होगी तो पक्की पक्की बात है SN2 को फॉलो करेगी, बिकॉज SN2 का जो ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये होता है ना, तो सबसे पहले प्राइमरी में जाएगा, सिंपल SN2 को फॉलो करेगी। टर्शरी में, टर्शरी जाएगी SN1 में, क्योंकि इसका ऑर्डर होता है 3 2 1, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब सेकेंडरी इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है भैया, सेकेंडरी कहां जाए, कोई रास्ता नहीं है। तो सेकेंडरी क्या करेगा, अगर पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो SN1 में जाएगा, और अगर पोलर ए प्रोटिक देखना है DMF है, ये एसीटोन है, तो वो जाएगा SN2 में। इससे इस टॉपिक से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल नहीं सकती, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे देखिए एराइल हैलाइड और ये विनाइल है, ये विनाइल है ना, अरे अब तो याद हो गया होगा यार, है ना। तो देखना ये वाला जो है लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव, क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या होगा जब यहां पे ये रेजोनेंस में जाएगा, यहां पे तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और जो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्या है कि जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, उस पे कभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पे कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता भाई, है ना। ये तो साधारण सी बात है, आपको पता भी होगी, व्यर्थ लिखवाई मैंने। अच्छा और क्या है यहाँ पे, इस रिएक्शन को देखिए, एग्जांपल समझाता हूं। SN1 को यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 में हमको याद था कि इंटरमीडिएट बनेगा, बोलो बनेगा ना, तो ये निकल गया तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गई। अब ये तो प्राइमरी है, हम क्या करेंगे 1 2 सत्यानाश, मिथाइल शिफ्ट होगा ना भैया, यहाँ पे तो मिथाइल शिफ्ट होगा ना यहाँ तो, है ना। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बन गया टर्शियरी कार्बोकेटायन, बहुत ही ज्यादा स्टेबल, अपने को पता है, और इस पे फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया और फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल गया। एज इट इज यहाँ पे किया गया है, ब्रोमीन निकाल दिया, इस स्टेप में क्या निकाला है ब्रोमीन, यहाँ पे फिर बन गया प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब ये टर्शियरी बन सकता था, सॉरी ये प्राइमरी है तो यहाँ पे सेकेंडरी बन सकता था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिंग एक्सपेंशन। जी हाँ, ये 5 से 6 में हुआ है और 4 से 5 में हो सकता है, बताया हुआ ही है, तो ये वाला हुआ है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, 1 2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट किया, जिससे कि फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए। कर लिया? चलिए, पहले केस में अल्कोहल, सेकंड केस में अगेन अल्कोहल। अब यहां पे है साइनाइड, तो साइनाइड यहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आइसोसाइनाइड यहां पे NO2, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, इधर NO2 एंड क्लियर, बोलो। ठीक, कैसे कैसे हुआ देखना है यहाँ पे। ये तो अल्कोहल सी कॉमन सी बात है, ये भी अल्कोहल कॉमन सी बात है, साइनाइड तक ठीक है, यहां पे ऐसा साइनाइड कैसे बना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करें। तो यहां पे एक बात है समझने वाली कि जो K+ और CN नेगेटिव, इनका जो बॉन्ड है वो आयनिक है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। और Ag और Cn का जो बॉन्ड है दैट्स कोवलेंट, दैट्स द रीजन देयर इज साइनाइड एंड देयर इज आइसोसाइनाइड। क्लियर? नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। क्या हो रहा है यहां पे, ये अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम आयोडाइड, इसको हमने एसीटोन में रखा तो आयोडाइड बन गया और NaCl प्रेसिपिटेट हो गया। लेकिन अपने को अगर इसमें पानी डाल दें तो वापस से अपने को Na मिल जाएगा, है ना। ये समझने वाली चीज है कि जो सोडियम आयोडाइड है वो ज्यादा कोवलेंट होता है एसीटोन में, क्लियर। और NaCl है ये आयनिक होता है H2O में, टूट जाता है Na सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस में। तो दैट्स व्हाई एसीटोन के अंदर क्या होगा, एसीटोन के अंदर Na ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा, NaCl कम, और H2O के अंदर NaCl ज्यादा Na कम, है ना। क्लियर? क्योंकि फिर पानी डालोगे तो ये टूट जाएगा, तभी तो ये प्रेसिपिटेट करेगा, तभी तो Na ज्यादा होगा। उल्टा हो गया क्या? नहीं, सही है, सही है।
है ना। तब H2O डालोगे तभी तो ये डिसोशिएट करेगा इसमें, और यहाँ पे एसीटोन डालोगे तभी तो ये इसमें फॉर्म होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये भी हैलाइड है और ये भी हैलाइड है, तो हमने एक्सचेंज कर दिए। देखना यहाँ पे पहले R के साथ Cl था, अब NaCl लेके और RI छोड़ के आ गया। क्लियर। थर्ड पार्ट है SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने SN2 पढ़ ली, SN1 पढ़ ली, अब बारी है सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। यहां पे क्या है कि अगर एरोमेटिक में अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं तो यहाँ पे दो कारण हैं कि जिनके कारण पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो क्या बोला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल ड्यू टू, ये बात तो मैं लिख लिख के पक गया हूं कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां पे क्या होगा, जब ये रेजोनेंस में आएगा ना, ये रेजोनेंस में आएगा तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि तोड़ना आसान नहीं है। दूसरा क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन कॉज करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरफ, है ना, वो भगाएंगे भैया। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, है ना। तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये अटैक पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, रेयर चांसेस है, कहीं हो गया तो हो गया वरना नहीं। कौन सा है, पहला है इसमें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। पहला कैसे कि उसमें ऐड हो गया कुछ एलिमिनेट हो रहा हो, दूसरा है कि एलिमिनेट हो गया कुछ ऐड हो रहा हो, दोनों में फर्क है, समझेंगे। जैसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में, यहां पे क्या है 4 नाइट्रो क्लोरो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन है। अब यहां पे हमने NaOH को एक्ट करवाया, पीएच देखिए कितना हाई है, बेसिक है, फुल्ली बेसिक है। तो अब क्या करेगा ये इसको पहले यहां पे ऐड होके इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा नाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही अगर पीएच को थोड़ा एसिडिक करें तो दो को भी, अगर दो होंगे तो भी, ये देखना ये NO2 के कारण हो पा रहा है ऐसा, ये क्या करेगा माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, या फिर इसको कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जो कि रिंग को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर। दो हैं तो थोड़ा सा कम पीएच में काम चल जाएगा, और अगर पीएच और कम कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए, तो 3 को भी संभाल लिया जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड द मोस्ट फेमस नेम पिक्रिक एसिड। लेकिन ये चीज ध्यान रखने का, यहां पर ये काफी लो यील्ड में मिलेगा। जेई में कई बार पूछा गया है कि पिक्रिक की लो एसिड यील्ड कहां मिलती है या हाई यील्ड कैसे मिल सकती है। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गया। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। ये NO2, ये Cl न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये स्लो स्टेप होगा, और हम जानते हैं कि स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, RDS। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे एक टाइम पे आके न्यूक्लियोफाइल भी पार्शियली जुड़ा होगा और क्लोरीन भी, और इस वक्त इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ये वाला यहां से बॉन्ड क्लेवेज होगी, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, है ना, और ये उतर के बाहर यहां से Cl निकाल दिया, और ये वापस डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। सिंपल, आसान थी। ये ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, जस्ट मैं विद अ फ्रैक्शन, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये इसी के बेस पे है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करता हूं, नोट देख लीजिए कि 2 स्टेप रिएक्शन है। हाँ, एक तो स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं मेसेनीमिया कॉम्प्लेक्स, ये वाला। ठीक है, क्या है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेसेनीमिया कॉम्प्लेक्स। क्लियर। ये पॉइंट मैं अभी समझाता हूं, पहले तो इसके बारे में थोड़ा और लिख लूं। थर्ड पॉइंट नीड्स, स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो, क्या कि आयोडोनाइट्रोबेंजीन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रिएक्टिव।
हम ये मान के चल रहे थे कि ये वाला जो आयोडो नाइट्रोबेंजीन है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यू टू गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बट एक्चुअली इन स्लोअर स्टेप में क्या हो रहा था, जो कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड है वो क्लेवेज देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड नॉट डिटरमाइन द रिएक्टिव ऑर्डर। वहां पे क्या हो रहा है कि स्लोअर स्टेप में एक मिसनेर कॉम्प्लेक्स बन गया, हमने जो पढ़ा था अभी, और वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वहां पे माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है फ्लोरीन का, एंड देयरफॉर मोर विल बी रिएक्टिव ऑर्डर, इस कारण वो ज्यादा रिएक्टिव है बजाय आयोडोबेंजीन के। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑर्डर तो यही बनेगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और फिर आयोडो। ठीक, अब इन दोनों में से पता लगाएं। देखो वैसे तो देखो एक क्लोरीन है यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, एक NO2 है, एक ही NO2 है, CH3 है, CH3 कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे पोजीशन चेंज है। पोजीशन चेंज है तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगेगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, प्लेन बदल जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, यहां पे ये लेस स्टेबल है, जबकि यहां पे तो दूर है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये इसके मुकाबले मोर स्टेबल है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसके लिए अपने को स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaNH2 या लिक्विड अमोनिया सोडामाइड है ना, इस तरह के अपने को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होंगे, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। यहां पे देखिए ये क्या है, क्लोरो बेंजीन। ठीक, यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और टेम्परेचर 196, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। यहां पे क्या बना लिया हमने, अमीनो बेंजीन। और इसका एक बड़ा फेमस नाम भी है एनिलीन, कॉमन नेम में करवाया हुआ है, एनिलीन बन गया। अब अपने को इसकी मैकेनिज्म समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्या होगा, मतलब सर आप तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट, भैया है इंपॉर्टेंट, मैं फालतू चीजें पढ़ा ही नहीं रहा, मैं टॉपिक सिलेक्ट कर करके कॉम्बो करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक भी लेक्चर में फालतू चीज नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे क्लोरो, ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लेवेज होगी, ये हाइड्रोजन क्लेवेज होगी, यहां से NH2 भी निकाल दिया, Cl भी निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल थे ना साइड में बाहर एक्स्ट्रा, जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे, वो उन्होंने क्या किया, एक पाई बॉन्ड स्टेबलाइज कर लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना के, कि पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द रिंग, ये रिंग के परपेंडिकुलर थे, इन्होंने क्या किया, आपस में पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर ली। अब यहां पे पाई बॉन्ड तो बन गया, अब इस पे अमोनिया का अटैक करवाओ। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, जैसे कि ये है ना, ये बॉन्ड जब टूटेगा ना, तो या तो यहां पे आके जुड़े प्रोडक्ट या यहां पे आके जुड़े, है ना। तो एक तो यहां पे NH2 जुड़ गया, यहां पे लोन पेयर आ गया, दूसरा यहां पे लोन पेयर आ गया, यहां NH2 जुड़ गया, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपने को ये लेना है, ये ले लो, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे डायरेक्ट अपने सब्स्टिट्यूशन किया H+ का, तो यहां पे जो यहां पे पेयर था वो गायब हो लिया, ये बना लो चाहे ये बना लो। आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है यार, ये देखिए ये दोनों ऐसे ही बनेंगे, एनिलीन ऐसे ही बनेंगे भैया, ये एनिलीन, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। यहां पे क्या है, अगेन हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये सीधा सीधा वैसे ही पूछ लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, 300 atm प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर। अब यहां पे क्या बन गया, फिनॉल। आपको बस याद रखना है ये कौन सी मैकेनिज्म से बना है, वाया एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक, जरूरत तो नहीं है बताने की, ठीक है। और ये आया है, ये क्या है, नाइट्रो फिनॉल, ये किससे आया है, वाया एडिशन एलिमिनेशन
रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बता दो पहले क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो, और फाइल मैंने बताया हुआ जैसे कि फोबिया, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हेटिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन सी होंगी? जिसपे प्लस चार्ज हो। अरे यार Na+ हो गया, अब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ ना ये, जो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, कह रहा भैया मेरे पास आ जा तू, मुझे जरूरत है तेरी, है ना, मुझे तेरे। अच्छा ठीक है छोड़ो, यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे बॉन्ड, ये बेंजीन में बॉन्ड क्लेवेज हुआ। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, स्लो स्टेप है, इसको हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अब तक तो याद हो जाना चाहिए भैया। यहां पे जब ये इस तरह से जुड़े तो ये नॉन एरोमेटिक थे फिलहाल, लेकिन जब आगे चार्ज यहां पे बना तो इन्होंने रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर दिया और ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। अब जैसे प्लस चार्ज था तो प्लस चार्ज को H खा गया, H निकाल लिया हमने, फर्स्ट स्टेप। तो यहां पे क्या बच गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर? दो स्टेप रिएक्शन है, साफ साफ दिख रही है, एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है। और सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सिंपल सी बात है यार, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है किसकी कॉस्ट पे? पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे। और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक के एग्जांपल हैं ये हेलोजन, NO2, ये सारे क्या हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब किसी तरह से उस कंपाउंड में हेलोजन को अपने को जोड़ देना है। क्लियर? हेलोजिनेशन में हम फ्लोरीन नहीं यूज कर सकते। फ्लोरीन के लिए मैंने एक रिएक्शन बताई होगी, नहीं आएगी अभी, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन बताई होगी, जहां मतलब बताऊंगा, जहां पे हम फ्लोरीन का कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां पे हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज कर सकते हैं केवल। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड कंपाउंड हम बना सकते हैं। जैसे कि ये है बेंजीन, बेंजीन से अपने को क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो क्या करेंगे? यहां पे Cl2 तो हमें इस पे एक्ट करवाना है और इन दोनों की मदद से यहां पे आयन क्रिएट होगा और यहां पे क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, है ना। ये तो थी सिंपल रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म में क्या है कि Cl2 रिएक्ट करेगा FeCl3 से और यहां पे क्या बना देगा? एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा क्लोरीन का। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो यहां पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, ये एनायन। या फिर AlCl3 के साथ करोगे, यहां पे और करके लिखा है तो उसके साथ भी यही कहानी होनी। यहां पर अगेन इलेक्ट्रोफाइल और ये एनायन। आयोडीन के केस में थोड़ा सा अलग है। आयोडीन के केस में क्या होगा कि आयोडोबेंजीन बन तो जाएगा, आयोडोबेंजीन बन तो रहा है, लेकिन यहां पे HI बन रहा है और अपने को पता है कि HI जो है ना, HI ये तो बहुत छोटा सा है हाइड्रोजन तो, और आयोडीन बहुत बड़ा है, तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड फटाफट से तोड़ देगा। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है। ये हाइड्रोजन छोड़ देगा तो ये हाइड्रोजन कहीं और जाके जुड़ जाएगा। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो जो HI जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या कर देगा? इस रिएक्शन को रिवर्स में ले जाएगा। तो अपने को इसको फिक्स करना पड़ेगा कि कुछ इसके साथ ऐसा कर दिया जाए कि इसको वापस ना कर सके। फिर हम क्या करेंगे? HI मस्ट बी रिमूव्ड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बढ़वा दो भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिख लेना यहां पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि HNO3 और HiO3, है ना, पीरियोडिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये इनसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा? HI। ये इनसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा? HI, है ना। तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन इसको रिड्यूस कर देगा। मतलब यहां पे ये +1 में है, +1 में है, यहां पे I 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो I2 अब स्टेबल बन जाएगा, ये आगे और फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से अपने को HI को फिक्स करना है। क्लियर? नेक्स्ट है
नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अपने को क्या करना है, केवल नाइट्रोनियम आयन किसी भी कंपाउंड में ऐड कर देना है, उसे हम क्या कह देंगे, नाइट्रेशन। NO2+ को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। पहले फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर मिला दो, बाहर क्या आएगा, नाइट्रोनियम आयन। कैसे, ये H2SO4 है, स्प्लिट करेगा H+ और HSO4 नेगेटिव में। ये क्या है, HNO3, HNO3 है। अभी जो H+ आया H2SO4 से, ये एक्ट करेगा इस ऑक्सीजन पे, और ये क्या बना देगा, ये H2O मॉलिक्यूल है ना, इंटरमीडिएट। यहां से H2O एलिमिनेट कर दो तो क्या बच जाएगा, नाइट्रोनियम आयन। अब इसे आप कहीं भी एक्ट करवा दो, नाइट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द कंपाउंड मोस्ट रेयरली फॉर्म नाइट्रेशन, या नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन आयन कौन जल्दी ऐड कर लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे, उसमें ड्यूटेरियम डाल देंगे, उसमें ट्रीटियम डाल देंगे, है ना, ट्रीटियम। तो होगा क्या कि नाइट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ट्रीटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्रीटियम हो, चाहे उनकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो। सर ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ जी, इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, फिर भी नाइट्रेशन सबकी बराबर रहेगी, रेट ऑफ नाइट्रेशन सबका बराबर रहेगा। क्योंकि इस स्टेप में ना तो कोई बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड ही बन रहा है, तो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बिकॉज दिस स्टेप इज स्लो एंड नो ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, यहां पे कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, हमें बॉन्ड एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यहां तो सीधा सीधा क्या बन रहा है, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल मस्ट इंपॉर्टेंट। HNO3 अगर डाइल्यूट होगा तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें से पैरा वाला मेजर होगा, और अगर कंसंट्रेटेड बनेगा तो यहां पे फॉर्म होगा पिक्रिक एसिड, जानते होंगे, पीछे भी आ चुका है पिक्रिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और यहां पे ध्यान रखना, ये लो यील्ड में मिलेगा। पिक्रिक एसिड पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है अच्छा सा, कि वहां वो हाई यील्ड में कहां मिलेगा, वो जस्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज द बेंजीन रिंग। अभी आप नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ के आए हो, तो वहां पे HNO3 था, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, तो उसी के बेस पे लिखा हुआ है कि वो ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजीन रिंग को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब SO3H जुड़ जाना, SO3H यहां पे है ना, इन दोनों के मिक्सचर से, जैसे यहां पे टूटेगा H+ में और HSO4 नेगेटिव में, ये आके फिर से अटैक करेगा और यहाँ पे SO3H बना लेगा, है ना। तो इसी के एडिशन को बोलते हैं सल्फोनेशन। वैसे SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। क्लियर, अच्छा, ये है बेंजीन। बेंजीन यहां पे SO3, यहां पे अपने को क्या लेना है, H2SO4, ताकि इन दोनों के कॉम्बो से SO3H निकल सके। यहां पे अटैक हुआ अगेन, तो यहां पे क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रेट ऑफ सल्फोनेशन, ये ध्यान रखना, नाइट्रेशन की तरह सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड टूट रहा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी किसकी होती है, भाई यही तो ऑर्डर बताया था पिछले टॉपिक में, CH, CD और फिर CT, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रीटियम। तो ये ऑर्डर होगा किसका, रेट ऑफ सल्फोनेशन का। अब यहां पे हम सल्फोनेशन करवा के ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और उसका तुरंत बाद हम अगर नाइट्रेशन करवा दें तो अपने को पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, और ये गुड यील्ड में मिलेगा भैया, अच्छी मात्रा में मिलेगा। क्लियर, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो पिक्रिक एसिड अपने को गुड यील्ड में मिलेगा। तो अगर एंट्रेंस में आता है तो अपन कैसे बोलेंगे कि पहले सल्फोनेशन करवा दीजिए, उसके बाद नाइट्रेशन करवा दीजिए, तो अपने को पिक्रिक एसिड गुड यील्ड में मिल जाएगा। याद रह जाएगा, फर्स्ट सल्फोनेशन देन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन देन नाइट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
उसके दो पार्ट हैं, एक एल्काइलेशन एंड अदर इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या है कि जो एल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जैसे यहां पे बेंजीन है, बेंजीन यहां पे RCl है, तो ये इससे RCl इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बोकेटाइन। और यहां पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा, ये क्लेवेज यहां चली जाएगी और यहां पे ये बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहां पे अपने को क्या मिल जाएगा, एल्केन, है ना। इसलिए तो बोला एल्काइलेशन, एल्केन बन रहा है ना, एल्काइलेशन, ठीक है। ये तो एल्केन नहीं है, ये तो एराइल है ना। फिर कुछ ऐसे और रिएक्शन देख लो, बेंजीन इससे रिएक्ट किया, यहां पे ये गया भाई, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहां पे 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, याद है। फिर यहां पे स्टेबल पे आएगा, स्टेबल पे आके कुछ इस तरह का बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसे ही यहां पे होगा, यहां पे ये शिफ्ट करके यहां जाएगा, यहां पर भी 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा और क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल। एग्जैक्ट यहां पे होना है, ये पहले इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये तो था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब पढ़ते हैं एसाइलेशन। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन बोलते हैं COCl ग्रुप को, वैसे तो इस वाले ग्रुप को, लेकिन यहां पे जो है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, एसाइलियम कार्बोकेटाइन। ठीक, क्या होगा, हमने पहले बेंजीन लिया, फिर रिएक्ट करवाया RCOCl, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसाइलियम कार्बोकेटाइन। जब यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी तो ये किसी भी साइड पे जाके कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा और एसाइल प्रोडक्ट बना लेगा। क्लियर, इतना ही था इसमें। दो रिएक्शन है आपके लिए, ये वाली, ये बेंजीन है, बता दूं, पता होगा यार आपको, आप भी बोलो सर मजाक कर रहे हो। पहला ये कंपाउंड बताना आपको, ए क्या बनेगा, और ए में जब ये करेंगे तो यहां क्या बनेगा, एज इट इज यहां पे ए और बी बताना है। एक बार पॉज करके ईमानदारी से ट्राई कीजिए। कर लिया, चलिए। यहां पे तो सिंपल नाइट्रेशन हुआ, मैंने बता रखा है कि HNO3 और H2SO4 को मिक्स करोगे तो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, और नाइट्रोनियम आयन यहां के जुड़ जाएगा। और यहां पे Al ये बनाओगे तो यहां पे क्लोरीन कैटायन बनेगा और AlCl4 नेगेटिव ये बनेगा। अब इसको अटैक करवाना है। अपने को ये भी पता है कि NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अरे पढ़ के आए हो कि नहीं कुछ 12th में भैया, NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहां पे क्या बना देगा, NO2 तो जुड़ा रहेगा। अब इसके लिए ये ऑर्थो, ये मेटा, यहां पे जोड़ दो क्लोरीन, बन गया, सिंपल। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑर्थो है। ठीक, ऐसे इसमें ये तो कर लिया हुआ यार, ये तो आसान सा है। यहां पे क्या होगा देखना, ये अगेन AlCl4 नेगेटिव, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ये तो बना लिया होगा, बहुत बढ़िया। और यहां से फिर, लेकिन क्लोरीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, क्लोरीन या तो पैरा पे जाएगा या ऑर्थो पे, लेकिन ऑर्थो वाला स्टेबल नहीं होगा तो अपन लिखे क्यों, पैरा वाला लिखते हैं ना। क्लियर। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने कोशिश की है ट्रिक्स बनाने की थोड़ी हेल्पर से। हेल्पर क्या होगा फ्री रेडिकल में, एक तो हीट इवॉल्व होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट जनरेट होगी परऑक्साइड के यूज से, और रेडिकल तो है ही। क्लियर, कैसे याद करना है, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल, ये सारे मीनिंग आपको कुछ टाइम बाद क्लियर हो जाएंगे। हेलोजिनेशन पढ़ते हैं फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा F2, फिर Cl2, फिर Br2। F2 क्या है, हाईली एक्सप्लोजिव है, जबकि I2 टू स्लो है, रिएक्टिविटी नहीं है भैया, बहुत बड़ा साइज है।
आपने देखा होगा जो बहुत मोटा आदमी होगा बहुत धीरे धीरे चलता होगा, मस्त रहता होगा, और जो छोटा सा है वो कौन है, वो जेरी है कि टॉम है, कौन सा बड़ा होता है, छोटा कौन सा होता है, छोड़ो। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या होगा, ये CH4 Cl2 लाइट के प्रेजेंस में यहां से एक HCl निकल जाएगा, यहाँ पे हर एक में HCl निकल रहा है, या के जुड़ गया, यहाँ पे फिर से HCl एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे फिर से HCl और यहाँ पर भी HCl, है ना। ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, इसके मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। 3 स्टेप में है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। जगह नहीं बची, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इनिशिएशन में क्या है कि Cl2, ये H किसको बोलते हैं, एनर्जी को, यानी कि ये सनलाइट बोल रहे भैया, सनलाइट को बोलते हैं ना, वो बचपन में पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस में, ऊपर H लिखा आता था, हाँ वही है ये। तो यहाँ पे टूटेगा तो 2 फ्री रेडिकल में, 2 फ्री रेडिकल, फिर ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3Cl बना के और ये H फ्री रेडिकल निकाल देगा। अब प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये जो बचा हुआ H है ये दूसरे Cl2 को जाके छेड़ेगा तो यहाँ पे HCl बना लेगा और Cl क्लोरीन रेडिकल फ्री कर देगा। अब ये रेडिकल फिर से आके CH4 पे अटैक करेगा और यहाँ पे CH3Cl बना लेगा, ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होना है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल लास्ट में एक बचा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, इथेन। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या बना लेंगे, Cl2 गैस। ठीक है, इस तरह से क्लोरीनेशन का टर्मिनेशन होगा। पहला स्टेप था इनिशिएशन, सेकंड प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होने कोई दिक्कत नहीं, अपने को पता है, पहले भी समझ लिया हमने। और अनसेलेक्टेड इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एंड डिफरेंट टू सेपरेट। मिक्सचर बनेंगे प्रोडक्ट के और सेपरेट करना मुश्किल होगा। एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए आयोडोनेशन के लिए। आयोडोनेशन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आयोडोनेशन हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, HI, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसको अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 है और HiO3 है, नाइट्रिक एसिड और पीरियोडिक एसिड, इससे रिएक्ट करवा के I2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना रिएक्शन को वापस भेज देगा। इन आयोडोनेशन HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज एसिड एडेड। क्लियर? ऐसे ही डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भैया वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक, देयरफॉर हैवी आयन आर यूज्ड फॉर दिस, फॉर फ्लोरिनेशन। हैवी आयन का यूज करेंगे जिसको हम नाम देंगे शॉर्ट्स रिएक्शन। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हैवी मॉलिक्यूल यूज करने, जैसे कि मरकरी, एंटीमनी, सिल्वर। ठीक, इनको यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्लोरीन कंपाउंड मिल जाएगा। हम जो पहले यूज कर रहे हैं वो हाई मोलर मास का है, जो मिलेगा वो लो मोलर मास का है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट